नमस्कार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस करके दिखा दिया है। आज उसके बाद से पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के ऊपर में चर्चा हो रही है। तो आज संवाद में इसी बातों के ऊपर में चर्चा होगी और मैं पीसी सिंह आपके साथ आज बहुत दिनों के बाद से जुड़ा हूं, तो इस कमी के लिए माफ़ी भी चाहता हूं और फिर मैं आपको स्वागत करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं ये कहने का कोशिश है मेरा कि जो कल महाराष्ट्र में हुआ 2 दिन पहले कि एनसीपी, जिसको कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, शरद पवार जिसके मुखिया रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उसको 2 गुटों में स्प्लिट कर दिया गया। शरद पवार और उनके खुद के भतीजे अजित पवार ने एक अलग खेमा बना लिया। उन्होंने क्लेम किया है कि ये मेरी जो पार्टी है वो असली एनसीपी है। और इसका ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा हुआ है। इसके पहले जो वहाँ सरकार में उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी और शिवसेना की जो पार्टी थी उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को भी 2 टुकड़े कर दिया गया था वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये जो स्टोरी चल रही है कि कल महाराष्ट्र, अब बात क्या है कि कल जो मीटिंग हुई दोनों गुटों की, शरद पवार की जो काफ़ी शीर्षस्थ नेता है, बहुत सीनियर नेता है इस देश में, पहले कांग्रेस में थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बनाई, और किसी को कानो कान खबर नहीं था कि ये कुछ होने वाला। अगर शरद पवार को, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको पता था, लेकिन बाकी किसी को इसके बारे में कोई किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। अब कल जो मीटिंग हुई, दोनों ने अपना अपना क्लेम किया। उसमें अजित पवार के गुट को 29 एमएलए उनके साथ आए, जो कल स्पष्ट हो गया, और दूसरी तरफ शरद पवार के गुट में सिर्फ 16 एमएलए ही मतलब हाजिर हो पाए। लेकिन जो टेलीविज़न के ऊपर में जो रिपोर्ट आ रही थी उससे पता चलता था कि कार्यकर्ता आज के दिन भी शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक अजित पवार का जो ये एक्शन था, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। राजनीति में कुछ भी गलत नहीं होता है। ये हम लोग सब जानते हैं कि अजित पवार जो असली महाराष्ट्र में एनसीपी के जो सबसे मजबूत रीढ़ हैं, शरद पवार तो हैं ही, लेकिन उसके बाद अजित पवार ही हैं जो ज़मीन के स्तर पर काम कर रहे थे, और 5 बार वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका भी उम्र 60+ है, तो आखिर कब तक वो बर्दाश्त कर दे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत हुआ या सही हुआ। राजनीति में तो ये सब कुछ जायज़ है, ये कहा जा रहा है, इसमें कोई अब आने वाले दिन में अब ये पूरा का पूरा निर्णय स्पीकर के ऊपर होता है, फिर इलेक्शन कमीशन है, फिर कोर्ट है, और अल्टीमेट कौन वहाँ का मुखिया होगा, कौन एनसीपी पर राज करेगा, या महाराष्ट्र का नेता कौन होगा, ये तो आने वाले दिनों में जनता को तय करना है। तो आखिर ये क्यों हो रहा, और जैसे ही ये घटना घटी है तो जगह जगह इसकी अफवाह उड़ने लगी। बिहार में सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है, और खलबली मच गई। मैं जो अपने लोगों से बात किया तो पता चला, लेकिन दोनों महाराष्ट्र की स्थिति और बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग है। मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे अजित पवार बहुत ही, जैसे शिंदे वो एक मजबूत हस्ती थे वहाँ पे शिवसेना में, तो उनको बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया, उनको ग्रैब करके उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, और सक्सेसफुल रहा मामला। हालांकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। और दूसरी तरफ इस बार भी जो बीजेपी का ये हरकत था, बीजेपी ने जो ये किया, अभी तक तो लग रहा है कि एनसीपी को काफ़ी बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया है। और ऐसा करके उसकी अपनी जो स्थिति है, एक तो उसने शिंदे पर भी शिंदे के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर बना दिया है, और दूसरी तरफ एनसीपी को भी कमज़ोर तो कर ही दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी तरफ बिहार की बात अगर करें, आपको याद होगा 23 जून को वहाँ पे विपक्षी पार्टियों का जो कॉन्क्लेव हुआ, जो मीटिंग हुई, जिसकी पूरा का पूरा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, और ये उनका बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट कहा जा रहा है। और उसमें विपक्ष की तकरीबन सारी पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल हों या स्टालिन हों या बाकी सब के सब, सिर्फ 2-3 नवीन पटनायक नहीं आ पाए,
और इक्के दुक्के लोग एक जो थे जो नहीं आ पाए। लेकिन जो लोग वहाँ पे आए, कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं, सब वहाँ उसमें मौजूद थे, और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला थे कश्मीर से। ये सारी की सारी पार्टियां ने वहाँ पे आकर के ये उनके बीच एक समझ बनी कि अब देखिए 2024 का जो चुनाव है, जिसके लिए ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है, जो बीजेपी लगता है कि घबरा सी गई है 23 जून के बाद से, तो वो उसमें अगर हम लोग सब इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, नंबर एक तो बात ये हुआ तय कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। चूँकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं। कहा जाता है ना कि जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है, आप देखेंगे नदियों में जब बाढ़ आएगी तो एक ही लकड़ी के सहारे सांप और मेढक मैंने उसका सहारा लेकर के नदी के किनारे पहुंचने का प्रयास करता। वही हाल है वहाँ पे। अब जो एक दूसरे के विरोधी लोग हैं, ममता बनर्जी को देखिए बंगाल में, कांग्रेस और CPI-M से उनकी लड़ाई है, उसी तरह से बाकी जगह भी लोग हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ना। एक तो ये समझ बनी। दूसरी जो बात बनी वो ये कि 450, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीज़ों के बारे में कि जो लोग, जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बाद में जब लोगों को ब्रीफिंग किया गया, सब लोग उसमें बता रहे थे। पहले तो नीतीश कुमार ने इसके बारे में लोगों को जानकारी दिया, उसके बाद में एक एक करके जितने बड़े पार्टी के प्रतिनिधि थे, सब लोगों ने इसके बारे में कहा। दूसरी समझ ये बनी है कि तकरीबन पार्लियामेंट में आने वाले 2024 में 450 सीट पर यह प्रयास हो कि बीजेपी और उसके खिलाफ एक ये जो भी इसका स्वरूप हो, इस विपक्ष की पार्टियों का अलायंस का या कॉन्क्लेव जो भी बनता है, उसका एक कैंडिडेट हो। और ये संभव तो लगता नहीं है। ये तय किया गया कि अगर हम और आप सब लोग, सारी पार्टियां इसमें अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे और प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो ये कभी काम हो नहीं सकता है। अब मैं देख रहा था टेलीविज़न पे जो कई लोग जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस तरह से ऑथेंटिकली बोलते हैं कि मुझे बड़ा एतराज़ होता है। कोई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव मतलब उनका भविष्य नहीं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी आज भी देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, इसको ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो चुनाव नहीं हार सकते। इंदिरा गांधी चुनाव यहाँ पर हार गई हैं, तो चुनाव तो कोई भी हार सकता है, जनता के पास सब इसका कमान है। लेकिन ये कह देना कि वो हार रहे हैं, कोई भविष्य दर्शा कोई नहीं होता है। कई बार बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग इस पे फेल कर चुके हैं। दूसरी तरफ बिहार के बारे में मैंने देखा है, क्या नीतीश कुमार तो कुछ नहीं है, अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। अरे भाई, नहीं भी बचा है, फिर भी नीतीश कुमार के पास, मानता हूँ मैं, वो खुद भी मानते होंगे कि उनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउड अब नहीं है, लेकिन आज भी बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका खाली ज़मीन पर ताकत हो। राजनीति तो कैसा चीज़ है कि क्या टैक्ट और क्या इल्म काम आए। इसमें बहुत सारे इस तरह के सक्सेसफुल इवेंट रहे हैं। तो मुझे लगता है, जो मुझे थोड़ी समझ में बात आ रही है, कि क्या कहीं बीजेपी जो 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी करके देखे। जो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही है राजनीति का खेल कि राजनीति में जो अपना सब कुछ फेयर है, कुछ भी गलत नहीं है। तो बीजेपी जो सबसे पहले तो महाराष्ट्र में 2 बार ऑपरेशन लोटस कर चुकी है, और ये जो बिहार के बारे में चर्चा हो रही है, मैं इसको बता करके फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बिहार में इतना संभव नहीं है। एक हल्ला उड़ा कि बीजेपी ने शायद तेजस्वी यादव को न्योता दिया, कि मतलब ये इस तरह की चर्चा हो रही थी। ये इसको आप चंडू खाने का गप भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस तरह से करके वो वहाँ भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो आरजेडी है, जिसके नेता लालू यादव हैं, आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा कंपल्सन है। बीजेपी के साथ इस तरह का गठबंधन करते ही जितना उनका मुसलमान का वोट है एक सेकंड के अंदर मुझसे खिसक जाएगा, ये उनका कंपल्सन है। इसलिए आरजेडी को अभी के स्थिति में नीतीश कुमार के साथ रहना है, कांग्रेस को भी इसी खेमे में रहना, और बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं चाहे बाकी हैं, सबके साथ इनकी अपनी मजबूरी है, इसीलिए वो इसमें थे। और बीजेपी का भी इस पर इस तरह का रिएक्शन ऑपरेशन लोटस मेरे समझ से कोई अजूबा चीज़ नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी कहानी यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और फिर इस वादे के साथ कि जब अगली बार मिलूँगा किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।